आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूकेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, अब आप सभी के लिए ये सेशन सिलेबस डिस्कशन का है। आप सभी का सिलेबस ये नया सिलेबस है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस सिलेबस का प्रिंट आउट ले लिया होगा। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर ये सिलेबस आपका उपलब्ध है, आप वहाँ से जाइए डाउनलोड कर लीजिए। जो बच्चे देवभूमि बैच में जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी आपको ये सिलेबस भेजा गया है ना। तो आज के सेशन में हम इस सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मास्टर सिलेबस है जिसमें आपका नया पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना दोनों को लेकर के हम चलेंगे और फिर इसके बाद ही हमारी यूकेपीएससी की तैयारी का शुभारंभ होगा। इस सिलेबस में जितने भी पक्ष हैं इन सबको हम फिर इत्मीनान से आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो ये सिलेबस है और ये सिलेबस रिसर्च की बुक है। जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं उन सब्जेक्ट का विस्तार इसमें दिया गया है। टॉपिक सब टॉपिक ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इसकी भी पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है देवभूमि बैच वाले बच्चों को, और जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं ई बुक के माध्यम से या हार्ड कॉपी इसकी, है ना। तो देखिए, अब आपका सिलेबस काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी वास्ट है। पहले सिलेबस को समझेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और सिलेबस हर टाइम आपके पास रहना चाहिए। ये प्रिंट आउट आपके पास अब हमेशा रखना है आप सभी को, है ना। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग देवभूमि बैच का हिस्सा बने हैं। अच्छे से अब हम पूरे पाठ्यक्रम को एक एक करके पढ़ेंगे। वर्कशॉप सेशन आप लोगों ने देख लिया होगा। मैंने वर्कशॉप सेशन में सबसे पहली चीज़ आपको बताई थी कि हमें सिलेबस रिसर्च करना है। तो सिलेबस रिसर्च में हम आपको बुक अवेलेबल करा रहे हैं। सिलेबस रिसर्च का मतलब है गहराई समझना और फिर इसके बाद कंटेंट को आगे पढ़ना, है ना। तो आज सिलेबस डिस्कशन का सेशन है, यहाँ पे हम पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा नवीनतम सिलेबस है और यूकेपीएससी के लिए संस्थान के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देखिए ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस से आपको एक कंप्लीट दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी, और आपका जो बैच है इससे पूरा आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाना है, तनाव नहीं लेना है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे और आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी को ना एक ऐसी डायरेक्शन मिलने जा रही है जिसमें आप कहीं पर अकेले नहीं पढ़ेंगे। हम आपसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और आपको बहुत आनंद आने वाला है। और जो एक सही गाइडलाइन के साथ जो पढ़ने की बात आती है ना। दूसरा, आपका जो आधिकारिक यूट्यूब चैनल है, 2 चैनलों को आपको हमेशा जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको उत्तराखंड से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है या कुछ संबंधित आपकी क्लासेस हैं, कुछ डेमो लेक्चर हैं, ये सब कुछ आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, मैं चाहता हूँ कि ये चैनल उत्तराखंड के सभी छात्र जो है इसको ले ज्वाइन जरूर करें। और साथ में हमारा जो मेन चैनल है आज़ाद आईएएस एकेडमी का, उससे भी आपको ज़रूर जुड़ना है। आप सभी का ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप है, यहीं पर आपकी क्लासेस होंगी। और दूसरा, आपका जो टेलीग्राम चैनल है आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे देवभूमि बैच से जुड़ेंगे आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा। वो ग्रुप आपको बैच के अंदर ही उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी समस्या आती है, बैच में कॉन्टेक्ट अस का एक पूरा वीडियो लगा हुआ है जहाँ पे मैंने नंबर्स बताए हैं कि नंबर पे कॉल करके आप संस्था से पूछना, जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो चलिए अब सिलेबस डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज आपके साथ, हमारे साथ जो जीएस के जो आपको जीएस बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे, बैच के अंदर भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। रावेन सर हमारे साथ जुड़ेंगे और रावेन सर जो है पूरे सिलेबस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। सिलेबस की एक एक बारीकी आपको बताएंगे और जीएस में हम किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे या उत्तराखंड राज्य विशेष में किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, उन विषयों पे हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बाद फिर हमारी क्लासेस चालू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार रावेन सर को बुलाता हूँ और फिर आपको वो 1 to 1 पूरा सिलेबस एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सर, उत्तराखंड जो है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यूकेपीएससी एग्ज़ाम का जब हमने विचार किया था कि यूकेपीएससी की तैयारी कराएं, हमने एक मीटअप भी किया था आप सभी के देहरादून में। वहाँ पे बहुत सारे बच्चों से मुलाकात भी हुई थी। आप सभी के आग्रह पर ही ये कोर्स हमने शुरू किया है। तो अब इस कोर्स को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे और हमारा लक्ष्य सिर्फ ये है कि आप लोग सिलेक्शन तक पहुँचे, है ना। केवल तैयारी से बात नहीं बनेगी, सिलेक्शन तक आपको लेकर के जाना है और उस डायरेक्शन की शुरुआत आज आपकी हो रही है। ठीक है, वर्कशॉप सेशन के बाद ये दूसरा निर्णायक वीडियो है और इसके बाद आगे के सारे सेशन आप लोग को जरूर देखने हैं 1 to 1। और कोई भी दिक्कत आती है संस्थान से आप हमसे जुड़ कर रहिएगा। ठीक है, चलिए सर आप एक बार सिलेबस डिस्कस कीजिएगा। ओके, थैंक यू। चलिए बच्चों, यूकेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सिलेबस के बारे में बात करेंगे।
एग्जाम पैटर्न तो बेसिकली आप इस एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको पता होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। लेकिन उससे भी बड़ा एक सवाल आता है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में हमें पढ़ना क्या है, तैयारी क्या करनी है, चीज़ें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए किस विषय की, किस तरीके की समझ होनी चाहिए। और इसका सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है आपका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ये बताता है आपको प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। मेंस में जब आप जाएंगे तो कितने पेपर होंगे, हर पेपर में क्या आपसे पूछा जाएगा, और उस पेपर में आपको जो सब्जेक्ट रहेंगे उस सब्जेक्ट में आपके क्या क्या टॉपिक रहेंगे जो आपको पढ़ के जाने हैं। एक और सवाल का जवाब यही आपका सिलेबस देता है कि प्रीलिम्स और मेंस में ऐसी कौन सी चीजें कॉमन है जो तैयारी करते समय हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि बहुत सारे सवाल ये भी रहते हैं कि तैयारी, कई सारे अभ्यर्थी जो गलतियां भी कर जाते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन मेंस की तैयारी नहीं करते, और जब मेंस का समय आता है तब उन्हें लगता है कि अरे हमारी मेंस की तो तैयारी ही नहीं है। तो सिलेबस ये आपको एक बेनिफिट ये भी देता है कि आपको इस तैयारी में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए आप सभी को मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक काम और आप सभी को करना है कि यूकेपीएससी का सिलेबस आप सभी अपने पास रखिए। सिलेबस क्यों रखना, उसके पीछे का एक रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे या जो भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं या जिस कैसे चरण में परीक्षा देने जा रहे हैं वहां पर मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसको क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ऐसे टॉपिक प्रीलिम्स में मत पढ़ के जाइए जो मेंस में पूछे जाएंगे, और ऐसे टॉपिक से आप ही ना यहाँ पर कह सकते हैं पढ़ के मत जाइए जो कि आपको देखा जाए तो आपके प्रीलिम्स से उनका कोई लेना देना ही ना हो और जिनका मेंस में भी यहाँ पर कोई लेना देना ना हो। तो वो कैसे क्लियर होगा, वो क्लियर होगा आपको अपने सिलेबस से। सभी अभ्यर्थी हमेशा एक हार्ड कॉपी जरूर रखें, यहाँ पर आप अपने साथ रखें, अपने बुक्स के पास रखें, अपने टेबल पर रखें, और जब भी यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हों, जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हो, एक बार सिलेबस को जरूर देखें। सिलेबस आपको याद रहना चाहिए, और जब आपको सिलेबस याद होगा ना तो आप जब स्टडी करने जा रहे हैं, कोई भी बुक लेंगे, मैगजीन लेंगे या फिर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो वो भी क्लियर रहेगा कि क्या ये चीज़ मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मेरे सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है। और ये सब समझने को लेकर के अगर ये आपके पास हार्ड कॉपी आपके पास है तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। अब ये जो सिलेबस मेरे हाथ में है, यही आपकी पीडीएफ मेरे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर है। अब इस स्क्रीन पर जो पीडीएफ है उसको मैं एक एक करके आप सभी को डिस्कस करूंगा, जिसमें परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या है, प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है, कितने पेपर कहाँ आते हैं, कितने नंबर का आता है, कितने अंकों का आता है, कौन से पेपर में कौन से नंबर आप अचीव ज़्यादा कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, यूकेपीएससी का जो ये परीक्षा है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तराखंड राज्य की प्रमुख संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य करती है। ये साथ ही ये भी बता दूं कि यूकेपीएससी जो संस्था है ये राज्य सरकार के विभिन्न उच्च प्रशासनिक, पुलिस, वित्तीय, राजस्व, शिक्षा और अन्य समूह ए और बी पदों की भर्ती इनके द्वारा की जाती है। आयोग जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 और 323 से 315 से 323 के अंतर्गत स्थापित होकर के कार्यप्रणाली अपनी संपादित करता है। किस तरीके के कार्य करता है, तो देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 14 मार्च 2001 को हुई थी। मुख्यालय इनका हरिद्वार उत्तराखंड में है। संवैधानिक प्रावधान जैसे मैंने कहा 315 जो राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है, और राज्य गठन की बात करें तो उत्तराखंड का गठन जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। और आयोग का जो गठन है राज्य में योग्यता आधारित, पारदर्शी, समयबद्ध यहाँ पर परीक्षाओं को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आयोग जो कार्य कर रहा है वर्तमान समय में वो राज्य के प्रतिष्ठित और उच्च पदों की सेवाओं को, जो प्रशासनिक जो सेवाएं हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को, उसके लिए आयोजन करता है। समूह ए और बी की सीधी भर्ती करता है। विभागों के भर्ती नियम तय करता है, उनकी सेवा शर्तों को यहाँ पर तय करता है। सेवा के दौरान अधिकारियों के पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक मामलों में राज्यपाल को भी सलाह देने का अधिकार है, और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना भी इनकी जिम्मेदारी है। और इसी आयोग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुछ परीक्षाएं हैं जो लगातार आयोजित कराती हैं, जो आप यहाँ पर उसकी तैयारी करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा है, आरओ की परीक्षा जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, जेई और एई की भर्ती परीक्षा है, वन अधिकारी, खंड विकास अधिकारी की है, लेखपाल, प्रवर्तन अधिकारी, सहायक लेख अधिकारी, अन्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षाएं भी शामिल है। यूकेपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं हैं उनमें जो प्रमुख पदों की अगर बात करें, जैसे कि यूकेपीएससी का पीसीएस परीक्षा में उत्तराखंड प्रशासनिक सेवा है, उत्तराखंड पुलिस सेवा है, उत्तराखंड वित्त सेवा है, जिला पंचायत अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आयुक्त, प्रखंड विकास अधिकारी, और विभिन्न विभागों में सहायक निदेशक और प्रबंधकीय पद हैं। यानी कि जब आप इस परीक्षा को क्लियर करेंगे तो आपको भी इन विभागों में, इन पदों पर यहाँ पे आसीन होने का मौका मिलेगा, और उसके माध्यम से आपको राज्य विशेष के में विभिन्न पदों पर आसीन होकर के सेवा करने का ये मौका
आपको इस परीक्षा को क्लियर करने के बाद ही मिलने वाला है। लेकिन इस परीक्षा को क्लियर कैसे करेंगे, वो भी एक चरणीय परीक्षा नहीं है। पहली बात तो ये 3 चरणीय परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। मुख्य परीक्षा मेंस जो कि आपको वर्णनात्मक प्रकार की होती है, रिटन परीक्षा कहते हैं। और साक्षात्कार जो है वो इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट को लेकर के होती है। इनके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। फिलहाल यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इस परीक्षा को कौन से अभ्यर्थी दे सकते हैं। तो एक पात्रता एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको भारतीय नागरिक होना है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना है, और 21 से 42 वर्ष सामान्य वर्गों के लिए है, और आरक्षित वर्गों के लिए राज्य के सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई है। और ऐसे अभ्यर्थी यहां पर आपको इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। निवास जो है उत्तराखंड के स्थायी निवासी को आरक्षण और आय में यहाँ पे छूट का भी यहाँ पर मौका मिलेगा। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को ये भी बता दें, जो भी अभ्यर्थी यूकेपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े देवभूमि बैच में, जो कि यूकेपीएससी एग्जाम की संपूर्ण तैयारी को लेकर के बनाया गया है। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको ज्वाइन करना है देवभूमि बैच। और देवभूमि बैच में जब आप जुड़ेंगे तो आपको यूकेपीएससी एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार की क्लासेस वेल गाइडेड और एक्सपीरियंस यहां पर आपको टीचर जो हैं प्रोवाइड कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए देवभूमि बैच की में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी बता दें, उसके बाद हम सिलेबस और पैटर्न पर डिस्कस करेंगे। जब आप देवभूमि बैच को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको नवीनतम सिलेबस और पैटर्न पर आधारित कक्षाएं होंगी, जिसमें आपको यूकेपीएससी के नए पैटर्न अध्ययन सिलेबस में विषयवार कक्षाएं होंगी। प्रीलिम्स में जीएस और सीसैट की पूर्ण तैयारी और अभ्यास कराया जाएगा। और मेंस के 8 पेपर जो हैं, जिसमें आपको जीएस के पेपर हैं, निबंध का पेपर है और हिंदी के पेपर हैं, इनकी विस्तृत कवरेज आपको यानी कि सभी सब्जेक्ट को डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक उत्तराखंड राज्य विशेष की परीक्षा है, तो सबसे ज्यादा एक फोकस रहना है वो है उत्तराखंड पे। उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज जैसे विषयों को डिटेल से पढ़ाया और समझाया जाएगा। प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस ओरिएंटेड भी ये टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। स्थानीय मुद्दे हों या राज्य सरकार की योजनाएं, आंदोलन से जुड़ा पहलू हो या पर्यटन, आपदा प्रबंधन जैसी चर्चाएं भी आपको राज्य विषय के संदर्भ में पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा मल्टी मोड लर्निंग, यानी कि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं, जो आप घर बैठे लाइव क्लासेस अटेंड करके ऑन द स्पॉट जो चीज़ें हैं समझ सकते हैं, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कि जॉब इत्यादि भी करते हैं या कभी कोई काम आ जाता है जिसके कारण लाइव क्लासेस में व्यवधान आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाती हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस कभी भी कहीं भी दोबारा आपको देखने की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त पीडीएफ नोट्स बुक फ्रेंडली और टॉपिक वाइज यहाँ पर अपडेट आपको भी क्लासेस के बीच बीच में आपको मिलती रहेंगी। जो चीज़ें आपको यहाँ पर ज़रूरी लगेगा वो नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा निरंतर अभ्यास और मूल्यांकन के विषय वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा, जैसे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो हर क्लास के बाद या फिर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आप क्या पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, कितनी यहाँ पे नॉलेज है वो चेक करना है। वीकली मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे जो परीक्षा जैसे आपका अनुभव प्रदान करेंगे। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी जो पैटर्न आधारित आपको करीब 20+ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो परीक्षा से पहले आपकी तैयारी को पुख्ता कर सकें। मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपको कराई जाएगी, जिसमें प्रश्न का विश्लेषण करना, उनकी संरचना, प्रेजेंटेशन पर किस तरीके से काम करना है वो आपको हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स को लेकर के भी बहुत सारे सवाल रहते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या और कैसे पढ़ें। इस समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। आपके अपने बैच में यहाँ पे करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को प्रोवाइड कराई जाएंगी क्लासेस। उत्तराखंड राज्य विशेष के समाचार, योजना और रिपोर्ट आपको मिलेंगी। मासिक मैगजीन और साप्ताहिक रिवीजन की क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी चलेगा, जिसमें आपको मॉक इंटरव्यू, पैनल अभ्यास, व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों पर चर्चा, उत्तर प्रबंधन जैसे चीज़ों पर आपको बताया और समझाया जाएगा, गाइड किया जाएगा। तो देवभूमि बैच में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जैसे मैंने कहा कि सामान्य अध्ययन के सभी विषय 1 से 6 जो पेपर हैं, उत्तराखंड विशेष 2 अलग जीएस के पेपर हैं उनको पढ़ाया जाएगा। सीसैट की क्लासेस भी आपको मिलेंगी, निबंध लेखन अभ्यास कराया जाएगा, सामान्य हिंदी की क्लासेस चलेंगी, एथिक्स और इंटीग्रिटी की क्लासेस भी आपको इसमें केस स्टडी आधारित सभी चीज़ों को, यानी कि सिलेबस में जो कुछ भी है। इसलिए पहले हम ये बता दें, उसके बाद आपको सिलेबस बताएंगे, ताकि आपको जो चीज़ें बैच में मिल रही हैं क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद देवभूमि बैच से जुड़ने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या फिर एप्पल स्टोर पे जाइए, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको जब ऐप ओपन हो जाए तो वहाँ पे आपको यूकेपीएससी का कोर्स देवभूमि बैच को चुनना है, रजिस्ट्रेशन को पूरा करना है। क्लास शेड्यूल जो होंगी वो आपको
लगी होंगी, क्लास के शेड्यूल के हिसाब से आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी। पहले दिन से लाइव और रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज के यहाँ पर तैयारी भी आप शुरू कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको नियमित रूप से क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड होने वाली हैं, किस तरीके से आपको कार्य करना है, वो भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझाई और बताती जाएंगी। ऐसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पर अगर यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो आप सभी को बताया गया है कि आपको हमसे कैसे जुड़ना है। देवभूमि बैच को लेकर एक सवाल भी हो सकता है कि हम क्यों जुड़े, इसमें क्या यहाँ पर विशेषता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनुभवी फैकल्टीज़ हैं जो कि यूकेपीएससी के साथ साथ यूपीएससी में भी आपको पढ़ा रहे हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के देखा जाए तो बैलेंस एक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे जो कि यहाँ पर मिक्सअप हो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिकल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगा, निरंतर मॉनिटरिंग और पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड होंगी, जो कि कई बार हमें सेल्फ स्टडी के दौरान अप्रोच में कि हम क्योंकि सेल्फ स्टडी जब करते हैं तो कई बार सेल्फ अप्रोच भी रखते हैं, कई बार हमें मल्टी अप्रोच भी यहाँ पर रखने की ज़रूरत होती है, या हमारे अप्रोच में कहाँ गलतियाँ हैं उसमें सुधार करने का जो मौका मिलता है वो आपको पर्सनल गाइडेंस और निरंतर मॉनिटरिंग के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं यूकेपीएससी का में आपका चयन कैसे होगा और इसके लिए क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है। सबसे पहले देखिए, यूकेपीएससी की चयन प्रक्रिया में आपको 3 चरणों से होकर के गुजरना है। 3 चरणों में प्रारंभिक परीक्षा जो है जिसमें 2 पेपर होने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। मुख्य परीक्षा में आपको 8 पेपर होंगे जो कि वर्णनात्मक हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, और उसके बाद आपको साक्षात्कार में इंटरव्यू देना है। यूकेपीएससी जो है एक तरीके से बहुचरणीय परीक्षा है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा और डिटेल से अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि किस तरीके का पैटर्न है तो कुछ ऐसा दिखेगा। प्रारंभिक परीक्षा में एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, दूसरा सीसैट का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन का जो पेपर है 150 अंकों के होंगे, 150 प्रश्न होंगे। वहीं सामान्य अध्ययन का जो सीसैट का पेपर है इसमें 150 अंक और 100 प्रश्न होंगे। इसी तरीके के मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सामान्य हिंदी और निबंध जो 150 अंकों का पेपर है। सामान्य अध्ययन के बाकी के जो 6 पेपर हैं वो सभी 200 अंकों के होंगे, और साक्षात्कार जो होगा वो आपका 150 अंकों का होगा। और इस पैटर्न को ही यहाँ पर आपको फॉलोअप करना है, इसे ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन भी करनी है। यूकेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को लेकर के थोड़ी सी जानकारी मैं आपको साझा करूंगा कि प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें आपको सावधानी रखनी चाहिए जब आप इसकी तैयारी कर रहे हो या फिर परीक्षा देने जाते हैं। सबसे पहली चीज, यूकेपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है ये एक आहरक परीक्षा होती है। आहरक परीक्षा होने का मतलब है कि इसको उम्मीदवार को एक तरीके से जो मुख्य परीक्षा से पहले, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर आपको योग्य अभ्यर्थियों की छटनी जैसी करनी है, स्क्रीनिंग टेस्ट जैसी प्रक्रिया होती है जिसमें यहाँ पर बहुत ही कम लोग मेंस लिखने का एक मौका पाते हैं और ज़्यादातर लोग यहाँ पर उनकी छटनी हो जाती है। एक फिल्टरिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे और बहुविकल्पी तरीके के होंगे। इसके अलावा दूसरा सवाल है कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो जी हाँ, यूकेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में नकारात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई है और यहाँ पर नकारात्मक अंकन जो निर्धारित किया गया 1/4 या 1/4 रहेगा, यानी कि आपको 0.25 अंक आपके कटेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का है जो कि मेरिट का आधार बनेगा। आपको जीएस के पेपर के आधार पर ही आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा या नहीं वो चयन किया जाएगा। दूसरा जो पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र, ये आपको सामान्य अभिक्षमता परीक्षा है और एक आहरकारी परीक्षा है जो सभी श्रेणी के उप श्रेणी के अभ्यर्थियों को 33% अंक यहाँ पे लाना अनिवार्य है। जब आप 33% अपने सीसैट के पेपर में ले आते हैं उसके बाद आपका जीएस का पेपर चेक होता है, और जीएस के पेपर जितना आप ज़्यादा अंक ले आएंगे उसमें कट ऑफ में आपका क्लियर होना चाहिए, तब आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। अब इसके लिए यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 1/3 प्रश्न उत्तराखंड के राज्य के संदर्भ में भी प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। अब ये कुछ आपको, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न था प्रीलिम्स का। अब एग्जाम पैटर्न के लिहाज से सिलेबस क्या है, आखिर प्रीलिम्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो बताते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यूकेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है उसमें आप देखिए इकाई 1 में आपसे भारतीय इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, प्रागैतिहासिक काल पूछा जाएगा, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, संगम युग, महाजनपद, मगध का उत्थान, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवतवाद, शैव धर्म, फारसी ग्रीक संपर्क और अन्य संबंधित पहलू इसमें शामिल रहेंगे। फिर मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उनके धर्म, मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, कला, कुषाण और अन्य संबंधित पहलुओं से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। गुप्त साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जैसे कि इनकी स्थापना क्या हुई, समेकन हो गया, पतन, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, गुप्त प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और अन्य संबंधित पहलू इसमें शामिल रहेंगे।
गुप्तोत्तर काल की बात करें तो इसमें हर्षवर्धन है, पाल हैं, प्रतिहार हैं, राष्ट्रकूट हैं, चोल हैं, पल्लव हैं, चंदेल हैं, परमार हैं, चौहान हैं। 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से संबंधित इसमें पहलू शामिल रहेंगे। इसके बाद आता है भारत में इस्लाम का आगमन। भारत में इस्लाम का आगमन यानी कि आपको देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास के विषय में इसमें आपको इल्तुतमिश बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत में प्रशासन, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण, सल्तनत काल के दौरान समाज अर्थव्यवस्था, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य, सूफीवाद, भक्ति आंदोलन और अन्य संबंधित पहलुओं को पढ़ना है। सल्तनत काल के बाद आता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में हम बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल प्रशासन कैसे कार्य करता था, जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, मुगल काल के दौरान समाज और अर्थव्यवस्था कैसे यहाँ पे परिणत हुआ, साहित्य, कला और वास्तुकला का क्या विकास हुआ, मराठा, सिख, जाट और अन्य संबंधित पहलू उस समय साम्राज्यों का विकास कैसे कैसे हुआ है। मुगल साम्राज्य का पतन होना और इसमें यूरोपीय लोगों का आगमन होना, इस पहलू से यहां पर देखा है तो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश प्रशासन 1758 से 1857 और ब्रिटिश प्रशासन 1758 से 1857 के बीच को पढ़ना है। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों को समझना है। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारत के वायसराय 1858 से 1947 से उससे संबंधित पहलू हमें पढ़ने हैं। फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय, गैर जनजातीय, जातिगत किसान आंदोलन 1857 के बाद ब्रिटिश प्रशासन और अन्य संबंधित पहलू हैं। फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था, प्रशासन, सामाजिक और शैक्षिक न्यायिक सुधार उससे संबंधित पहलू हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास और राष्ट्रीय आंदोलन का उदय भी इसमें आपको शामिल रहेगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें उनकी स्थापना कैसे हुई, उदारवादी और गर्म दलों के बारे में, बंगाल विभाजन का जो टॉपिक है, स्वदेशी आंदोलन है, मुस्लिम लीग की स्थापना है, सूरत अधिवेशन है, कांग्रेस का विभाजन और मार्लियामेंटो सुधार इसमें शामिल रहेंगे। इसके बाद देखा तो प्रथम विश्व युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, जैसे कि होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता 1916, अगस्त 1917 की घोषणा, भारत और विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन, गांधी युग का आरंभ, भारत सरकार अधिनियम 1919, रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, एम जिन्ना के 14वें अंक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचाट, पूना समझौता, ये सारे पहलू हमें इसमें पढ़ने। अगला जो टॉपिक में रहेगा वो है भारत सरकार का अधिनियम 1935 में जो आया। इसमें हम पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन योजना, भारतीय राष्ट्रीय सेना, अंतरिम सरकार, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत का विभाजन, स्वतंत्रता के बाद भारत, नई गतिविधियां, संबंधित संगठन और अन्य संबंधित पहलू होंगे। तो भारत का इतिहास हमें इस तरीके से पूरा पढ़ना है। भारत के इतिहास के साथ साथ आपको पढ़ना है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड के इतिहास संस्कृति में क्या पूछा जाएगा, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां उस समय क्या रहा, कहां से कौन से अवशेष पाए गए, उससे जुड़े हुए पहलू से संबंधित प्रश्न होंगे। कुडिंद, यौधेय, कार्तिकेयपुर राजवंश, कटयूरी राजवंश, गढ़वाल के परमार वंश, कुमायूं के चंद राजवंश, गोरखा आक्रमण, उत्तराखंड में उनका शासन, ब्रिटिश शासन, टिहरी स्टेट, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उत्तराखंड, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, उत्तराखंड के जन आंदोलन और अन्य संबंधित पहलू आपको पढ़ने हैं। अगला देखिए यूनिट 2 जो है वो भूगोल को लेकर के है, जिसमें भारत का भूगोल है और विश्व का भूगोल है। इसमें हम महत्वपूर्ण शाखाएं पृथ्वी, सौरमंडल, स्थलमंडल, अक्षांश, देशांतर, समय, घूर्णन, परिक्रमण, ग्रहण, महाद्वीप, पर्वत, पठार, समतल, जलमंडल, झीलें हैं, चट्टानें हैं, वायुमंडलीय परतों के बारे में है, उनकी संरचना कैसी हुई, पृथक्करण कैसे हुआ, आर्द्रता, महासागरीय उच्चावच, धाराएं, ज्वार भाटा, तापमान और लवणता जैसे टॉपिक को हमें जानना और समझना है। एक और पहलू इसमें जुड़ जाता है जिसमें कृषि, पौधे, कीट, पशुधन प्रजनन, बिजली, खनन, खनिज संसाधन उद्योग, जनसंख्या, प्रजातियां, जनजातियां, प्रवास, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पर्यावरण, विश्व व्यापार, भौगोलिक शब्दावलियों से संबंधित पहलू शामिल रहेंगे। विश्व के भूगोल के बाद भारत का भूगोल पढ़ना है। भारत के भूगोल में हमें भौगोलिक परिचय, राहत और संरचना, जलवायु, जल निकास प्रणाली, वनस्पति, पौधे, कीट, पशुधन प्रजनन, सिंचाई, बिजली, मिट्टी, जल संसाधन, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, शहरीकरण,
परिवहन संचार प्रणाली, विदेशी व्यापार, अनुसूचित जाति जनजाति, सामाजिक परिस्थिति, अधिवासी प्रदूषण और अन्य संबंधित पहलू होंगे। फिर उत्तराखंड का भूगोल पढ़ना है, जिसमें भौगोलिक स्थिति, आपको संरचना कैसी है, भौतिक और उसकी संरचनाएं आपको देखा जाए, जलवायु, जल निकास प्रणाली, वनस्पति जीव और वन्य जीव, खनिज, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, प्रमुख शहर, पर्यटन स्थल, जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनजातियां कौन सी रहती हैं, परिवहन नेटवर्क कैसा है, बिजली संसाधन, औद्योगिक विकास के पहलू हैं, प्राकृतिक खतरे क्या क्या हैं, और उनसे संबंधित पहलू जो हैं उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित हमें पढ़ने और समझने हैं। इकाई 3 जो है वो भारतीय राजनीति और राष्ट्रीयता को लेकर के इसमें आते हैं। तो भारतीय राजनीति में भी कई सारे टॉपिक, जैसे कि राष्ट्रीय संसदीय प्रणाली हो गई, गठबंधन की राजनीति हो गई, क्षेत्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद हो गया, कल्याण से संबंधित पहलू हो गए, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, उनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान, कानूनी ढांचे, संस्थागत व्यवस्था, प्रक्रिया, निहितार्थ और संदर्भ। लिंग राजनीति में समानता, आरक्षण, सशक्तिकरण, कल्याण, सुरक्षा संबंधित उपाय और उससे जुड़े हुए पहलू पढ़ने हैं। फिर भारत में चुनाव सुधार, शासन संस्थाएं, प्रक्रिया, राष्ट्रीय एकीकरण, भारत की परमाणु नीति और पर्यावरणीय चिंता हमें स्टडी करनी है। आर्थिक एवं वित्तीय सुधारों में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनका प्रभाव राजनीति एवं शासन पर, नियोजन, तंत्र नियोजन और प्रक्रिया, बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई, नाबार्ड और आईडीबीआई की भूमिका, भारत में संस्थागत सुधार जैसे मनरेगा, एनआरएचएम, जेएनएनयूआरएम, सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड, देश की राजनीतिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी, नागरिक समाज, लोकपाल, लोकायुक्त और अन्य संबंधित पहलू होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चिंताएं, सार्क, आसियान, साफ्टा, अन्य क्षेत्रीय समूह, प्रमुख विश्व मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, वैश्वीकरण, ब्रिक्स, भारत के लिए इसका महत्व और अन्य संबंधित पहलू हैं। भारत के संविधान से रिलेटेड भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। भारत के संविधान में क्या क्या होगा, जैसे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, संविधान सभा के बारे में, प्रस्तावना क्या है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं, इसके अनुच्छेद, अनुसूचियां, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, संविधान संशोधन की विधि, महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, भारत में संघीय और संसदीय शासन प्रणाली कैसी है, संसदीय समितियों के बारे में जानना है, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, संयुक्त समिति, संवैधानिक निकायों के बारे में आपको जानना है, चुनाव आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नगर पालिका कैसे काम करती है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में जानकारी और उससे संबंधित पहलू भी हमें स्टडी करने हैं। अगला देखिए तो इसमें आ जाता है भारतीय राजनीति। भारतीय राजनीति में क्या क्या पढ़ना है, जैसे संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय और पीएमओ। राज्य कार्यपालिका में आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव। भारत में संघीय संसद, राज्य विधानमंडल, चुनाव मशीनरी और प्रक्रिया, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनेताओं, सिविल सेवकों के बीच संबंध, भारत में राजनीतिक संस्कृति का विकास, राजनीतिक समीकरण की एजेंसियां, भारत में प्रशासनिक व्यवस्था, विकास और वृद्धि, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य निर्दिष्ट और क्षेत्रों का प्रशासन, प्रशासनिक सुधार, विभिन्न महत्वपूर्ण समितियां और आयोगों से संबंधित विषय, जिला प्रशासन संबंधित पहलू। एक और टॉपिक इसमें जुड़ता है वो है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों की अगर हम बात करें तो इसमें जो टॉपिक आपको स्टडी करने हैं, जैसे कि स्थानीय शासन, 73वां 74वां संविधान संशोधन, राज्य वित्त आयोग, उसकी कार्य और भूमिका, स्थानीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण करना है, भारत में शक्तियों के हस्तांतरण, भारत में स्थायी निकायों के प्रकार, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां, जिला परिषद और अन्य संबंधित पहलू होंगे। इसी तरीके से सार्वजनिक नीतियां होंगी, जिसमें सुशासन है, नागरिक चार्टर है, ई गवर्नेंस के पहलू हैं, भ्रष्टाचार निवारण, लोकपाल एवं लोकायुक्त हैं, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवाओं का अधिकार और अन्य संबंधित पहलू होंगे। अधिकारों से संबंधित बात करें तो मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के संरक्षण संबंधित विषय, अधिकार और अन्य पहलू शामिल होंगे। उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था भी आपको पढ़नी है, जिसमें शासन, राज्यपाल, विधान, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, केंद्र राज्य संबंध, लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग, लेखा परीक्षा, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, क्षेत्राधिकार, अल्पसंख्यकों के प्रावधान, अनुसूचित जाति जनजाति, विशेष राज्य चयन, राजभाषा, समेकित निधि, आकस्मिकता निधि, राजनीतिक दल, चुनाव, स्थानीय सरकार, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, सार्वजनिक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, शासन हो गया, जिसमें शिक्षा, रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना और संबंधित पहलू आपको स्टडी करने हैं, जो उत्तराखंड राज्य विशेष को लेकर के होंगे।
इसके बाद अगली इकाई जो है आर्थिक और सामाजिक विकास को लेकर के है। इसमें हम सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे में जैसे आर्थिक नीतियां आपको पता होना चाहिए, जिसमें भारत में आर्थिक सुधार कैसे हुआ है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें एफडीआई हो गई, मुद्रास्फीति, समावेशी विकास, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण, गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए कार्यक्रम होंगे, मानव विकास सूचकांक हो गया, इसमें जनगणना में भारत की मुख्य विशेषताएं होंगी, उन जनसंख्या, आर्थिक विकास, शहरीकरण संबंधित मुद्दे होंगे, केंद्रीय बजट की मुख्य विशेषताएं होंगी, भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं होंगी, भारत के प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं, परियोजना और आर्थिक विकास की दिशा शामिल होगा, कर सुधार और बैंकिंग व्यवसाय शामिल होगा, नियोजित अगर हम बात करें विकास के पहलू होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पता होना चाहिए, राष्ट्रीय आय क्या है, भारतीय कृषि हो गई, कृषि उत्पादकता, पशुधन, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न कीमतें, बफर स्टॉक, कृषि नीति, कृषि बीज के फसल बीमा योजना शामिल है, भारतीय वित्तीय मुद्रा, पूंजी, सुरक्षा, बाजार जैसे पहलू शामिल हैं। इसके अलावा बीमा क्षेत्र, कर संरचना, सार्वजनिक वित्त और राजकोषीय नीतियां शामिल हैं। अवधारणाओं को लेकर के बात करें तो रोलिंग प्लान, स्वेट शेयर, हवाला, गिल्ट एज मार्केट, काला बाजार, काला धन इत्यादि और इनसे संबंधित पहलू शामिल होंगे। इसके बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीजें आपको समझनी और पढ़नी है, जैसे कि आपको विश्व व्यापार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन सार्क है, दक्षिण पूर्व एशियाई संघ है, दक्षिण एशियाई अधिमान व्यापार समझौता साफ्टा है, ब्रिक्स, ओपेक, अन्य क्षेत्रीय आर्थिक वाणिज्यिक संगठन है। इसके अलावा पूंजी, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, विदेशी मुद्रा अधिनियम, फेरा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम, विश्व मानव विकास सूचकांक, शब्दावली और संबंधित पहलू शामिल है। उत्तराखंड के संबंध में जो पढ़ना है आपको, अर्थव्यवस्था, बजट की मुख्य विशेषताएं, प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, योजनाएं, परियोजनाएं, कर, आर्थिक सुधार, नियोजित विकास, कृषि, पशुधन, खाद्य सुरक्षा जैसे पहलू, लोक एवं लोक वित्त, राजकोषीय नीति, जनगणना, मानव विकास सूचकांक, पर्यटन, आर्थिक विकास, जड़ी बूटियों, संस्कृत की भूमिका और अन्य संबंधित पहलू होंगे। इसी तरह की इकाई 5 जो होगी सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के है, जिसमें सामान्य विज्ञान पर प्रश्न होंगे, विज्ञान की सामान्य समझ होगी, प्रशंसा को इसमें शामिल किया जाएगा, दैनिक अवलोकन होंगे, अनुभव के मामले शामिल होंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा है, किसी भी वैज्ञानिक अनुशासन के विशेष अध्ययन की बात होगी, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास की समझ और उसके योगदान को आपको जानकारी होनी चाहिए। समसामयिकी के टॉपिक भी इसमें आपको शामिल होंगे, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, खोजें हो गई, आविष्कार हो गए, विज्ञान सम्मेलन हो गए, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण, स्वास्थ्य, दवाओं के लिए नई तकनीकी अनुप्रयोग, पर्यावरण जागरूकता, प्राकृतिक जल संसाधन, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधित पहलू, संगठन, IUCN, WWF, IPCC, WHO, यूनेस्को, सूचना प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन, कंप्यूटर का प्रयोग और ई गवर्नेंस। अगला टॉपिक जो इसमें आपसे पूछा जाएगा पारिस्थितिकी और पर्यावरण को लेकर के। पारिस्थितिकी और पर्यावरण में आपसे पूछा जाएगा आवास, सामुदायिक पारिस्थितिकी तंत्र, संरचना कार्य, अनुकूलन, पौधे, उनका विभाजन, पारंपरिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि, कृषि का व्यवसायीकरण, कृषि फसलों का उत्पादन, उनका क्षेत्रीय वितरण, जैसे राज्य स्तर पर कैसा है, राष्ट्रीय स्तर पर कैसा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा है। इसी तरीके से कृषि क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, कृषि में विविधता कैसी है। प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मृदा, जलवायु, वन, घास के मैदान, आर्द्र भूमि, समुद्र, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की योजना। जैव विविधता के बारे में बात करें तो इसमें खतरे, संरक्षण, नैतिकता और उपयोग शामिल होगा। पर्यावरण संकट के पहलू, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण, उनसे संबंधित कानून, अधिनियम, ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, कारण प्रभाव, सुदूर संवेदन, GIS अनुप्रयोग, मौसम पूर्वानुमान, स्प्रेडशीट डेटा अनुप्रयोगों का आपको बारे में पता होना चाहिए। फिर भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जागरूकता और उससे पहलू हैं कंप्यूटर सूचना प्रसंस्करण के मूल सिद्धांत, बुनियादी कंप्यूटर संगठन, बुलियन बीजगणित, तर्क द्वार, समस्या निवारण तकनीकी, कंप्यूटर भाषाएं, व्यवसाय, डेटा प्रसंस्करण, डेटा संचार, कंप्यूटर नेटवर्क, सुरक्षा, इंटरनेट, मीडिया, मल्टीमीडिया अनुप्रयोग, क्लाउड कंप्यूटिंग, PC का अनुप्रयोग, सॉफ्टवेयर पैकेज, साइबर कानूनों की मूल बातें, पदार्थ, उनकी अवस्थाएं, अम्ल, क्षार, लवण तत्वों की उत्पत्ति, वितरण, कठोर, मृदुजल, भारी जल, शुद्धिकरण, बैटरी, ईंधन सेल, संचारण, परमाणु, विखंडन, संलयन, समरूपता, पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, हार्मोन, विटामिन, दवाएं, स्वास्थ्य देखभाल, रंग, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य सामग्री, यांत्रिकी, पदार्थ के सामान्य गुण, तरंग गति, ध्वनि, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऊष्मा, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत, परमाणु, नाभिकीय भौतिकी, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, एक्सरे और अर्धचालक प्रौद्योगिकी शामिल है। फिर आता है जीवन विज्ञान, जिसमें शाखाएं, योगदान, प्राकृतिक संसाधन, उनका प्रबंधन, जैव विविधता, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव उत्पाद, टीके, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पशुधन प्रजनन, पौधे और मानव कल्याण होगा।
वैज्ञानिक शब्दावली आपको उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन, उनके योगदान को जानकारी होना। यूनिट 6 जो होगी वो समसामयिक घटनाक्रम से रिलेटेड होगी, जो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों की होगी। इसमें महाद्वीप, राष्ट्र, अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण घटनाएं, विश्व के आश्चर्य, विश्व के धर्म, भारतीय राज्य, विश्व भारत की प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, महत्वपूर्ण पुरस्कार, भारतीय रक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य परिवार कल्याण, वैज्ञानिक तकनीकी विकास, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, भारत में प्रोटोकॉल, विश्व भर में विश्व और भारत के महत्वपूर्ण मानवाधिकार, कल्याण संगठन, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, महत्वपूर्ण दर्रे, भारत के नृत्य सांस्कृतिक संस्थान, संगीत, चित्रकला, भारतीय भाषाएं, विश्व विरासत, महत्वपूर्ण समाचार पत्र, महत्वपूर्ण तिथियां, खेल परिदृश्य, महत्वपूर्ण खेल संबंधित शब्द, सम्मेलन, प्रदर्शनियां, त्योहार, सम्मेलन, महत्वपूर्ण रिपोर्ट और संबंधित पहलू हैं। इसके बाद आपको पेपर 1 जब खत्म होगा सामान्य अध्ययन में, प्रीलिम्स में, ये सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़कर जानी है। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको हल करने के लिए रेडी रहें। प्रीलिम्स आपका रुकना नहीं चाहिए, तभी आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। लेकिन एक चरण नहीं है, इसके एक और पहलू है जिसको हम कहते हैं सीसैट का पेपर। सीसैट का पेपर में सामान्य योग्यता परीक्षा है, जिसमें योग्यता के संदर्भ में इकाई 1 में कथन, प्रस्ताव, सत्य, असत्य कथन, श्राद्धित समानताएं और अंतर अवलोकन है, संचार, पारस्परिक कौशल है, शब्द निर्माण है, कोडिंग डिकोडिंग है, संख्यात्मक संचालन है, तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता है, जिसमें तर्क, कथन मान्यताएं, कथन कार्यवाही के तरीके हैं, कथन निष्कर्ष हैं, गद्यांशों से निष्कर्ष निकालना, विषय का पता लगाना, कथन विन आरेख, अगणितीय श्रृंखला, अंकगणितीय तर्क, आकृति विज्ञान, वर्गीकरण, संबंध अवधारणाएं शामिल हैं, निर्णय लेना, समस्या समाधान, निर्णय लेना, दृश्य समिति, विवेक, अभिकथन और तर्क हैं। सामान्य मानसिक योग्यता संबंधित टॉपिक होंगे, जिज्ञासा, बोध परीक्षण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आलोचनात्मक सोच, पहेली परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, डेटा पर्याप्तता, लुप्त अक्षर सम्मिलित हैं। संख्यात्मक पहचान आपको पता होनी चाहिए, संख्या और उनका वर्गीकरण, संख्या की विभाज्यता का परीक्षण, विभाज्यता के सामान्य गुण, अभाज्य संख्या का परीक्षण, भाग और शेष नियम, 2 पंक्ति, संख्या श्रृंखला, प्राकृतिक संख्याओं पर योग नियम, सांख्यिकी का विश्लेषण है, चार्ट है, ग्राफ है, तालिकाओं के माध्यम से डेटा की प्रस्तुति, डेटा की पर्याप्तता। यूनिट 2 जो है वो अंग्रेजी भाषा की बोधगम्यता को लेकर के है, जिसमें हम अंग्रेजी को समझने के लिए एक लंबा अंश होगा। इसके बाद 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक बहुविकल्पी होगा और प्रत्येक 1.5 अंक का होगा, और यह प्रश्न अभ्यर्थी की अंश में निहित विचारों को समझने की क्षमता, अंग्रेजी भाषा और व्याकरण के परीक्षण को देखेंगे। इसके बाद भाषा और व्याकरण पर आधारित 4 प्रश्न होंगे, सभी 1.5 अंक के होंगे और इनको कवर कर सकते हैं। इसमें शब्दावली, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और एक शब्द का प्रतिस्थापन, वाक्यांश, क्रियाएं और वाक्यों का परिवर्तन। इसके बाद हिंदी भाषा बोधगम्यता होगा, कौशल जांचने और समझने को लेकर के। हिंदी में भाषा बोधगम्यता कौशल विवरण दिए गए विस्तृत प्रासंगिक गद्यांश या अवतरण से प्रतिपाद्य भाषा व्याकरण पर आधारित 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्थान अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रत्येक खंड अंक में प्राप्त गद्यांश के कथ्य, शीर्षक, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार, शब्द विवेक, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्दार्थ, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, क्रियारूप आदि पर आधारित होंगे। तो ये आपका जो हो गया, इसे हम कहते हैं प्रीलिम्स के पेपर का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। जैसे मैंने कहा कि ये दोनों ही पेपर जब आपके क्लियर हो जाएंगे तो प्रीलिम्स क्लियर होगा, और प्रीलिम्स जब आपका क्लियर होगा तो आप पहुंचेंगे अगले चरण में, जिसे हम कहते हैं मेंस। तो यूकेपीएससी का जब आप मेंस देने जाएंगे तो वहां पर आपको देने हैं 8 पेपर। ये 8 पेपरों को लेकर के ये थोड़ी सी जानकारी जो है मैं आपको दे दूं। देखिए, जनरल हिंदी और एसे का पहला जो पेपर आपका होगा जब आप मेंस लिखेंगे, जनरल हिंदी का पेपर होगा 3 घंटे में 150 अंकों का ये पेपर आपको क्लियर करना है। दूसरा जो पेपर एसे का होगा, ये भी 3 घंटे का समय मिलेगा, यहाँ भी 150 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद सभी 6 के 6 जो होंगे वो जीएस के पेपर होंगे। जीएस का पहला पेपर जो होगा, जो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 3 घंटे का पेपर होगा 200 अंकों का। दूसरा जो पेपर होगा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, 3 घंटे का 200 अंकों का पेपर होगा। जनरल स्टडी पेपर 3 जो होगा, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, 3 घंटे का पेपर 200 अंकों का होगा। सिक्योरिटी जनरल स्टडी 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, 3 घंटे का पेपर 200 अंकों का होगा। जनरल स्टडी पेपर 5 और जनरल स्टडी पेपर 6 दोनों ही उत्तराखंड राज्य विशेष को लेकर के होंगे, 3-3 घंटे के पेपर होंगे, 200 अंक के होंगे। मेंस का जो पूरा पेपर यहां पर होगा वो आपके 1500 अंकों का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो इंटरव्यू होगा वो 150 अंकों का होगा और 1650
मार्क्स जो होंगे इस पर आपकी मेरिट बनेगी, यानी कि मेंस और इंटरव्यू के नंबर मिला करके आपकी मेरिट जो होगी 1650 अंकों के आधार पर बनेगी। और सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंपलसरी हैं और मैंडेटरी है कि आपको 35% मार्क्स जनरल स्टडीज के हिंदी पेपर में आपको लाने ही लाने हैं। उससे कम अगर आप हो तो वैसे भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अब चलिए बात करते हैं इनका परीक्षा पाठ्यक्रम कैसा है। एक एक करके सभी पेपर 1 से लेकर के 8 तक क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो यूकेपीएससी के मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम जो पहला पेपर जैसे मैंने आपको कहा सामान्य हिंदी का होगा, और जनरल हिंदी का पेपर जैसे ये आपको पढ़ना है शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास, वचन एवं लिंग, व्याकरणीकरण, कोटियां, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय के अनुप्रयोग, वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य परिवर्तन, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दूसरा आता है शब्द विवेक, जिसमें शब्द भेद हैं तत्सव, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, संकर रूढ़, यौगिक योग रूढ़, पर्यायवाची समानार्थी, विलोम अनेकार्थी, समूहवाची समरूप किंतु भिन्नार्थक वाक्य एवं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तीसरा इसमें आता है शब्द शुद्धि। उसके बाद आपको वाक्य रचना, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल मिश्र संयुक्त, व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, इसमें प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि और स्लोगन लेखन ये आपको आना चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियां, अर्थ में वाक्य प्रयोग, पत्र लेखन में अनौपचारिक, औपचारिक पत्र, प्रतिवेदन लेखन में सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों में गठित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रमाणिक विवरण तैयार करना। हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद आपको आना चाहिए। बोधन, इसमें अपठित अवतरण पर पूछे गए बोध प्रश्नों के उत्तर तैयार करना है। सार लेखन, सारांश और संक्षेपण आना चाहिए, जिसमें विस्तृत लेख, निबंध, प्रतिवेदन, भाषण, पत्र आदि की विषय सामग्री छोटा करके लगभग 1/3 रूप में प्रस्तुत करना। पल्लवन में प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों, सूक्तियों, कहावतों, लोकोक्तियों आदि की व्याख्या और विस्तार करना। और हिंदी अवतरण का अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी अवतरण का हिंदी अनुवाद है। और ये सभी अगर आप देखें इनका अंक भी निर्धारित है। जैसे आपकी शब्द रचना 15 अंकों का आएगा, शब्द विवेक आपको 15 अंकों का आएगा, वाक्य रचना आपको 15 अंकों की आएगी, मुहावरे लोकोक्तियां 10 अंक का है, पत्र लेखन 15 अंकों का है, प्रतिवेदन लेखन 10 अंक का है, हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद 10 अंकों का होगा, बोधन 15 अंकों का है, सार लेखन संक्षेपण 15 अंकों का पूछा जाएगा, पल्लवन 10 अंक का, हिंदी का अवतरण अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अवतरण का हिंदी अनुवाद दोनों ही 10-10 अंकों का होगा। और हाई स्कूल स्तर का यहाँ पर आपको हिंदी अंग्रेजी ये सब जो व्याकरण से रिलेटेड पेपर ये है वो 10 तक का आपको पूछा जाएगा। तो ये है आपका पेपर 1। पेपर 2 जो है वो निबंध का रहेगा और इस प्रश्न पत्र में 3 खंड होंगे, का, खा और गा। सभी में से आपको 700 से 800 शब्दों की सीमा में एक निबंध लिखना है, हर खंड से एक। खंड ए में साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, इन 4 में से कोई भी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। जो भी आपको उस समय वहां पे जो निबंध का टॉपिक दिए होंगे उनको पढ़ना है और आपको लगे कि इसमें मैं ज्यादा अच्छा लिख सकता हूं तो उस पर आपको एक निबंध लिख लेना है 700 से 800 शब्दों में। फिर खंड बा में आएंगे तो वहां पे विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, जल प्रलय, सूखा और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, परियोजनाएं। इन चार निबंध आपको और लिखे होंगे। खंड बी में चारों में से आपको लगता है कि कौन से निबंध पर आप ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं, उस निबंध को लिखिए और वहां पर अच्छे से नंबर लेकर आइए। खंड सी जो होगी उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, उत्तराखंड का आर्थिक भौगोलिक परिदृश्य, उत्तराखंड में पर्यटन पलायन, उत्तराखंड में पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण। ये 5 में से फिर से आपको कोई एक पर निबंध यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से आपको प्रत्येक खंड में 700-800 शब्दों की सीमा वाले निबंध को अधिकतम 50 अंक होंगे, यानी तीनों निबंध के अंक समान होंगे। तीनों ही निबंध 50-50-50 अंक आपको मिलेंगे। प्रत्येक निबंध के मूल्यांकन के दौरान अंक निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखकर दिए जाएंगे। कैसे आपको ये 50 अंक मिलेंगे या ज्यादा स्कोर आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ध्यान रखना है कि भाषा और व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, उचित शब्द का चयन होना चाहिए, सुपाठ यानी कि साफ सुथरा यहाँ पर लिखावट होनी चाहिए, विषय से संबंधित मौलिक विचारों को प्रतिपादन होगा, यानी कि किसी और के विचारों से बजाय आपके खुद के मौलिक विचार ज्यादा यहाँ पे प्रासंगिक होंगे नंबर लाने के लिए। विषय की बहुआयामी और व्यापक समझ की प्रस्तुति होनी चाहिए क्रमबद्ध तरीके से। विषय संबंधित विचार निबंध शैली का व्यवस्थित, सुसंगत और उचित प्रकटीकरण होना चाहिए और दिए गए विषय के संदर्भ में स्पष्टता, अभिव्यक्ति क्षमता और विस्तार एवं संक्षेपण की क्षमता। अगर इस तरीके से अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे।
इसके बाद आपको आते हैं जीएस पेपर की शुरुआत हो जाती है, यानी कि पहले 2 पेपर सामान्य हिंदी और निबंध के बाद फिर अगले जो 6 पेपर आपको देने हैं वो आपको जीएस के पेपर देने। तो चलिए आपको बताते हैं इन 6 जीएस के पेपर में क्या क्या चीजें आपके सिलेबस का हिस्सा होने वाली हैं और किस किस पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। पहला जो जीएस का पेपर है या आपका टोटल मुख्य परीक्षा का पेपर 3 जो है, सामान्य अध्ययन का पेपर 1 हम इसे कहते हैं, इसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व इतिहास, भूगोल और समाज पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य, वास्तुकला के प्रमुख पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे पढ़ने हैं। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और योगदान जानना है। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण, पुनर्गठन पढ़ना है। विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल है, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद, विमुक्ति, राजनीतिक दर्शन, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और उनके स्वरूप और समाज पर प्रभाव। फिर भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी, विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उसके उपाय। इसके बाद भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभाव जानने हैं। फिर सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे पहलू हैं। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री, उसके बाद टॉपिक अगर हम देखें तो इसमें आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, उसके बाद हम आधुनिक भारत स्वतंत्रता आंदोलन पढ़नी है, फिर इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है, फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, फिर आपको इंडियन सोसाइटी के टॉपिक आपको पढ़ने हैं और सबसे लास्ट में आपको भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है। तो विश्व के भूगोल में प्रमुख विशेषताएं, विश्व भर में प्राकृतिक संसाधन वितरण, दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप, विश्व के विभिन्न भाग, भारत सहित प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों के उद्योग, अवस्थिति, उत्तरदायी कारक, महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात, भौगोलिक विशेषताएं, उनका स्थान, महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, बर्फ, चोटियां, जल निकाय, वनस्पतियां, जीवों में परिवर्तन और उससे परिवर्तन के प्रभाव। तो पहला पेपर हो गया। उसके बाद आपका दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का है, जिसमें हम शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं। जैसे कि जो टॉपिक इसमें आपको पढ़ के जाने हैं, तो ये मूल रूप से अगर हम देखें तो इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और उसके साथ साथ आपको देखा जाए तो सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, 4-5 टॉपिक इसमें पढ़ के जाने हैं। भारतीय संविधान, इसमें आपको ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, मूल संरचना उसकी समझनी है। संघ और राज्यों के कार्य, जिम्मेदारियां, संघीय ढांचे के महत्वपूर्ण प्रावधानों से संबंधित मुद्दे, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त का हस्तांतरण, उसमें चुनौतियां क्या हैं। विभिन्न अंगों, विवाद निवारण तंत्रों, संस्थाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। फिर संसद और राज्य विधानमंडल संरचना, कार्यप्रणाली, कार्य संचालन, शक्तियों के विशेषाधिकार, उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे जानने हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्यप्रणाली, सरकार के मंत्रालय, विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ, राजनीति में उनकी भूमिका जाननी है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं समझनी है। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और जिम्मेदारियां, वैधानिक विनियामक, विभिन्न अर्थ न्यायिक निकाय जानने हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां, हस्तक्षेप, उनके डिजाइन और कार्यान्वयन को जानना है। ये सारी चीजें आपको देखा जाए तो आपको पढ़नी है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत। फिर यहाँ पे देखा जाए तो आपको सोशल जस्टिस रिलेटेड टॉपिक आएंगे, जैसे विकास प्रक्रियाएं, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघ, दाताओं, धर्मार्थ संस्थाओं, संस्थागत अन्य हितधारकों की भूमिका, केंद्र राज्यों की जनसंख्या के कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं, इन योजनाओं का निष्पादन कैसे कर रहे हैं, कमजोर वर्गों के संरक्षण और बेहतरी के लिए तंत्र, कानून, संस्थाएं, निकाय क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से सामाजिक सेवाओं के विकास प्रबंधन से संबंधित मुद्दे हैं और गरीबी और भुखमरी से संबंधित मुद्दे हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक यहाँ पे शुरू हो जाएगा वो है आपका गवर्नेंस का टॉपिक। गवर्नेंस में आपको देखा जाए तो शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई गवर्नेंस के प्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, क्षमताएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत अन्य उपाय शामिल है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका को भी पढ़कर जाना है। इसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ना है। भारत उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह के समझौते, विकासशील देशों की नीतियां, राजनीति का भारत के हितों, भारतीय प्रवासियों का प्रभाव और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां, मंच, उनकी संरचना और अधिशेष। ये हो गया जीएस पेपर 2 या टोटल आपका पेपर 4। मेंस का पेपर 5, जिसे हम सामान्य अध्ययन पेपर 3 कहते हैं,
इसमें आपको प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे 5 अलग अलग विषय पढ़ के जाने हैं। जैसे सबसे ज्यादा इसमें वेटेज आपको रहता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में देखा है तो भारतीय अर्थव्यवस्था, नियोजन, संसाधनों का जुटाव, वृद्धि, विकास, रोजगार संबंधित पहलू हैं। समावेशी विकास से उत्पन्न मुद्दे हैं, सरकारी बजट है, देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलें, पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियां, कृषि उपज का भंडारण, परिवहन, विपणन के मुद्दे, संबंधित बाधाएं, किसानों के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित मुद्दे, वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन और अर्थशास्त्र है। इसके बाद भारत में खाद्य प्रसंस्करण संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र, महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। भारत में भूमि सुधार, अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास में उसके प्रभाव, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, हवाई अड्डे, रेलवे और निवेश मॉडल आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आता है साइंस एंड टेक का टॉपिक। इकोनॉमी में ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आपको साइंस एंड टेक की भी अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक में विकास, उसके अनुप्रयोग, रोजमर्रा में जीवन में साइंस का क्या प्रयोग है वो जानना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां क्या रही हैं, प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण, नई प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हो रहा है, आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, बौद्धिक क्षमता अधिकारों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में आपको जागरूक रहना है। पर्यावरण को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन, आपको ये टॉपिक पढ़ के जाना है। आपदा प्रबंधन, आपदा और आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉपिक्स को आपको डिस्कस करना है। फिर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक हैं, जैसे विकास और उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में बाहरी राज्य और गैर राज्य के लोगों की भूमिका, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया, सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें, धन शोधन, इसकी रोकथाम, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, उनका प्रबंधन, संगठित अपराध, आतंकवाद से संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और उनके अधिशेष इसमें शामिल है। इसके बाद मेंस का पेपर 6 या सामान्य अध्ययन का पेपर 4, जिसमें हम एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एथिक्स में आपका जो सिलेबस आपको बताता है कि इस प्रश्न पत्र में सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी जैसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर के अभ्यर्थियों का दृष्टिकोण क्या है, समाज के साथ व्यवहार और समय के साथ सामने आने वाले जो नए मुद्दे हैं या विभिन्न मुद्दे हैं, संघर्ष, उनको लेकर के समस्या समाधान दृष्टिकोण आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें कई सारे ऐसे विषय शामिल किए गए हैं, जैसे कि नैतिकता और मानवीय अंतर संबंध। इसमें आपको मानवीय कार्यों के बारे में, नैतिकता का सार, निर्धारक और परिणाम क्या हैं, नैतिकता के आयाम क्या होते हैं, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता की भूमिका है, ऐसा एक टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। मानवीय मूल्यों को लेकर के, जिसमें महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, शिक्षा मूल्यों में का विकास, समाज में शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका के बारे में आपको जानना और समझना है। इसके अलावा उसका दृष्टिकोण, विषय वस्तु, संरचना, कार्य, विचार, व्यवहार, इसके प्रभाव, संबंध, नैतिक, राजनीतिक दृष्टिकोण, सामाजिक प्रभाव और अन्य शामिल है। फिर एक टॉपिक इसमें और जोड़ दिया जाता है सिविल सेवा। सिविल सेवा के लिए योग्यता, आधारभूत मूल्य, ईमानदारी, निष्पक्षता, पक्षपात, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा वाला टॉपिक है। एक और टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है, वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, जो कि अवधारणाएं, प्रशासन, शासन, उनकी उपयोगिता और अनुप्रयोगों से जुड़ा रहेगा। इसके बाद भारत और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों के योगदान, लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य, नैतिकता, स्थिति, समस्याएं, सरकारी निजी संस्थाओं में चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनिमय और विवेक है। जवाबदेही, नैतिकता, शासन में नैतिक और नैतिक मूल्यों को मजबूत करता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वित्त पोषण, नैतिक मुद्दों और कॉर्पोरेट प्रशासन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक इसमें पढ़ना है, शासन में ईमानदारी। इसमें आपको जनता की अवधारणा, शासन और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना साझाकरण, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन के उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके साथ एथिक्स के पेपर में एक चीज और जोड़ी जाती है, जिसे हम कहते हैं केस स्टडी। यार इन टॉपिक से जुड़े हुए कोई भी यहाँ पर आपको केस स्टडी की भी यहाँ पर आपको अच्छी समझ होनी चाहिए, उनको हल करने का तरीका पता होना चाहिए, तो वो भी आपको प्रैक्टिस हम कराते हैं। इस तरीके के ये हो गए आपके 4 पेपर जीएस के। लास्ट के 2 जीएस के पेपर हैं जो 5वां और 6वां, वो उत्तराखंड राज्य विशेष को लेकर के एक नया यहाँ पर आपको जोड़ा गया है। जब पुराने पैटर्न में यहाँ पर देखा है तो इस तरीके का सिलेबस नहीं था, लेकिन नए पैटर्न में अगर हम देखें तो उत्तराखंड राज्य विशेष को अलग से महत्व दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर पेपर 7 जो है मेंस का, जो हम सामान्य अध्ययन पेपर 5 है और उत्तराखंड का पेपर यहाँ पर पहला है, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। इस पेपर में आपको उत्तराखंड का इतिहास पढ़ना है, प्रागैतिहासिक काल से आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुड़िंद, यौधे, कत्यूरी राजवंश,
गढ़वाल में परमार राजवंश, शासन प्रशासन समाज अर्थव्यवस्था। कुमायूं का चंद राजवंश, जिसमें शासन प्रशासन समाज अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड में गोरखा आक्रमण और प्रशासन, ये सब पढ़ना है। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन आपको पढ़ना है। प्रशासनिक व्यवस्था, भू राजस्व, वन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था। उत्तराखंड में स्थानीय भाषा, पत्रकारिता का विकास, टिहरी राज्य, शासन प्रशासन, समाज अर्थव्यवस्था, धर्म संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, टिहरी राज्य का विकास। इसके बाद उत्तराखंड में लोकप्रिय आंदोलन जैसे कि कुली बेगार आंदोलन, डोला पालकी आंदोलन, चिपको आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, उत्तराखंड के समाज सुधारक, रियासतकालीन टिहरी राज्य विरोधी आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य का आंदोलन और इसके तत्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम शामिल हैं। उत्तराखंड का समाज और संस्कृति भी आपको पता होनी चाहिए, यानी कि उत्तराखंड में समाज जो है परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था, उत्तराखंड की जाति व्यवस्था, जातिगतशीलता, उत्तराखंड में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखंड में ग्रामीण सत्ता संरचना, शहरीकरण, औद्योगिकरण, लोकगीत, लोक नृत्य और शिल्प के बारे में। साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख लोक गायक कौन है, लोक कलाकार, संगीत वाद्य, चित्रकला, वेशभूषा, भोजन की आते हैं, उत्तराखंड के धार्मिक स्थल, मंदिर, मेले, त्योहार, उत्तराखंड की बोलियां और शिल्प। दूसरा पहलू, उत्तराखंड के राज्य के राजनीतिक, स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक नीति, उत्तराखंड राजनीतिक व्यवस्था, दलीय राजनीति, क्षेत्रीय दल और दबाव समूह के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पता करनी है, जानकारी हासिल रखनी है, कैसे कार्य करती है प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य सरकार की संरचना, मंत्रिमंडल, विभाग, प्रशासनिक एजेंसियां, जिला, तहसील स्तरीय प्रशासन, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त, राज्य सतर्कता एजेंसी, स्थानीय स्वशासन। इसके बाद उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों की प्रकृति, उत्तराखंड के राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग, सार्वजनिक नीतियां, उत्तराखंड में सुशासन, नागरिक चार्टर, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण, लोकपाल, लोकायुक्त, सूचना अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, महिला शक्तिकरण, मनरेगा, शैक्षिक कल्याण, पुनर्वास, उत्तराखंड में महत्वपूर्ण आयोग और उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में समसामयिक घटनाएं। यह है आपका उत्तराखंड राज्य विशेष को लेकर के बनाया गया जीएस का पेपर। लास्ट जो जीएस का पेपर सामान्य अध्ययन का पेपर 6 और मेंस का पेपर 8 जो उत्तराखंड राज्य से संदर्भित होता है, और इसे आप कहते हैं उत्तराखंड का पेपर 2। इसमें उत्तराखंड का भूगोल, अवस्थिति, विस्तार, सामरिक महत्व, संरचना, उच्चावच, जलवायु, अपवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, हिमनद, झील, जलवायु परिवर्तन, संसाधन, वन, जल, खनिज, भूमि, कृषि, सिंचाई, बागवानी, पशुपालन, उद्योग, परिवहन, सड़क, रेल, वायु, जल विद्युत परियोजनाएं, जल संकट समाधान, पर्यटन, समस्याएं, संभावनाएं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जनसंख्या वृद्धि दर, घनत्व, वितरण, लिंग अनुपात, साक्षरता, प्रवासन स्वरूप, समस्या समाधान, ग्रामीण बस्तियां, प्रकार स्वरूप, शहरीकरण, शहर, स्मार्ट सिटी, जनजातीय आवास, मानव विकास सूचकांक के जैसे पहलू आपको पता होने चाहिए। फिर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं पता होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या पाए जाते हैं जल, वन और खनिज को लेकर के, राज्य की आर्थिक रूपरेखा जिसमें राज्य का घरेलू उत्पाद, उसके घटक, प्रति व्यक्ति आय, राज्य के आय के प्रमुख स्रोत, कृषि, बागवानी, औषधीय पौधे, वन उत्पाद, पर्यटन है। औद्योगिक विकास को लेकर के जानकारी जैसे कि राज्य का एमएसएमई नीति, बड़े, मध्यम, लघु, कुटीर, हस्तशिल्प उद्योग, निवेश परिदृश्य, समस्याएं, संभावनाएं। बुनियादी ढांचा क्या क्या है, जैसे भौतिक रूप से सड़क, रेल, हवाई परिवहन, बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार, स्वयं सहायता समूह है। आर्थिक नियोजन और नीतियां क्या बनाई गई हैं, राज्य की वार्षिक योजनाएं, विकास कार्यक्रम, योजनाएं, नीतियां, विकेंद्रीकृत नियोजन, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी नीतियां हो गई। सार्वजनिक वित्त को लेकर क्या व्यवस्था है, तो राजस्व प्राप्तियां, राज्य कर, सार्वजनिक व्यय, उत्तराखंड का बजट। राज्य की आर्थिक रूप से प्रमुख समस्याएं क्या हैं, गरीबी, पलायन, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण क्षरण। कल्याणकारी कार्यक्रम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं, युवा, बाल, महिला कार्य कल्याण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य नागरिक आपूर्ति, सैनिक कल्याण और पुनर्वास को लेकर के। राज्य में आपदा प्रबंधन के कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उसकी प्रकृति, प्रकार, प्रभाव, प्राकृतिक आपदा के महत्वपूर्ण कारक, उन्हें कम करने के प्रयास, अनाच्छादन, भूकंप, बादल फटना, दावानल, सूखा, हिमस्खलन, आपदा प्रबंधन में कठिनाइयां हैं। परिस्थिति रूप से संवेदनशील क्षेत्र, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भूमिका, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मानव जनित गतिविधियों के कारण आपदा और प्रभाव, उत्तराखंड सरकार के प्रयास। उत्तराखंड में मानव संसाधन, सामुदायिक विकास, रोजगार और विकास के पहलू, जैसे कि उत्तराखंड में मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, इसके संकेतक, उत्तराखंड बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति, प्रकार, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, ग्रामीण विकास, सामुदायिक विकास योजनाएं, केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं से संबंधित संस्थाओं संगठनों की भूमिका। इसके अलावा देखा जाए तो शिक्षा, मानव संसाधन विकास, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका, उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली कैसी है ये आपको पढ़ना समझना है, उससे समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, सार्वभौमिकरण और व्यावसायिकता के मुद्दे क्या हैं, महिलाओं और सामाजिक आर्थिक रूप से विकलांग लोगों के लिए शिक्षा की महत्व क्या है, वंचित वर्ग और अल्पसंख्यकों के मुद्दे क्या हैं, शिक्षा के अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
उत्तराखंड में उच्च तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति, विभिन्न संस्थाएं जैसे केंद्र राज्य अन्य संगठनों की सहित की भूमिका, शिक्षा में सुधार, उत्तराखंड में मानव संसाधन विकास के घटक के रूप में स्वास्थ्य की भूमिका को पढ़ना समझना है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अन्य संबंधित योजनाएं, स्वास्थ्य पोषण खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो आपका पेपर हो गया यहां पर खत्म। और मेंस का पेपर खत्म होने के बाद आपने बहुत अच्छा किया तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू में कोई सिलेबस नहीं है, इंटरव्यू सिर्फ आपका एक व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। इसमें क्या करना है, यूकेपीएससी की साक्षात्कार अंतिम चरण है। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को कार्मिक साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 150 अंकों का साक्षात्कार होगा, जिसका उद्देश्य है कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत योग्यता, संचार कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, समसामयिक मामलों, शासन, नैतिकता के ज्ञान का परीक्षण करना, साथ ही सामाजिक मुद्दों पर उम्मीदवार के विचार जानना, उनके समस्या समाधान के प्रति उनके दृष्टिकोण कैसे हैं, सिविल सेवा की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए उनकी तत्परता को समझने का प्रयास इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस तरीके से अगर आप यूकेपीएससी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों को क्लियर करना होगा, तब इस एग्जाम में सफल होंगे। और उसके लिए इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है, और ये तैयारी कराएंगे हम आपको इस बैच में, जिसके माध्यम से आपको यहाँ पर स्टडी कराई जाएगी। आपको ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, ऑफलाइन आकर के अपने अध्यापकों से मिल भी सकते हैं, और वहाँ पर सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। आपको टू द पॉइंट आपके नोट्स को चेक करना, आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट करने को लेकर के सारी जानकारी भी आप सभी के साथ साझा करेंगे। साथ ही आपको ये भी काम करना है कि अगर आपने ऑनलाइन बैच में यहाँ पर ज्वाइन किया है, राजस्थली बैच अगर आप कर रहे हैं, तो वर्कशॉप क्लास और सिलेबस की क्लास के साथ साथ आपको बाकी जो स्ट्रेटजी क्लासेस हैं पहले उन्हें देखनी है, और उसके बाद फिर आपको जहाँ बाकी आपको क्लासेस स्टार्ट करनी है जो सब्जेक्ट वाइज और पेपर वाइज शुरू होंगी, प्रीलिम्स की, मेंस की और या इंटरव्यू की। समझ में आ गई बात? तो अगर आप सही तरीके से सही मार्गदर्शन में लगातार अभ्यास करेंगे तो इस एग्ज़ाम को सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपको विषयों के और भी बेहतर समझ के साथ। आपको बताते हैं कि यूकेपीएससी एग्जाम को कैसे सफल होना है और हर विषय में किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी जाती है, तो विषयवार क्लासेस के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।